ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदेद कहेंगे, मगर अब ये जानने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के बजट के हवाले से। मगर उससे पहले ये जो दौरा कर रहे हैं रूसी सदर, वो कितना अहमियत का हामिल है भारत के हवाले से? हारून साहब, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? रशिया के सदर भारत का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज करके ये अमल कर रहा है भारत, या इसके पीछे कुछ और अनासिर हैं? देखिए, गुजारे ये है कि कानून तो ये है अमरीकी कि ईरान से, कोरिया से और रूस से जो भी मुल्क दिफाई नौइयत के ताल्लुकात रखेगा, कोई लेन देन करेगा, उसके पे पाबंदियां लगा दी जाएंगी। लेकिन साफ जाहिर है कि इंडिया पे पाबंदियां नहीं लगाई जा सकती। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद लिए हैं, अगर कोई कार्रवाई करनी होती तो कर लेते। इसमें नुक्ता ये है, देखिए, वो तो हर मुल्क अपने मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है। इसमें बैनुल-अक़वामी सियासत में उसूल नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कौमों के मफादात होते हैं बस। तो वो इंडियंस को सूट करता है। S-400 मिसाइल उन्होंने ख़रीद दिया और अमेरिका कुछ भी नहीं कर सका और कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये इसमें जो सबसे अहम बात यह है, रूसियों को तो बेचना है ही, जाहिर है। वो असला साजी में अमेरिका से कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है, बाज़ चीज़ों में तो उनसे आगे हैं। तो अमेरिका कुछ कर सकता ही नहीं है, मजबूर है। अमेरिकी मजबूरियां बढ़ती चली जा रही हैं। वो अभी समिट पे आते हैं तो फिर मैं आपसे अर्ज करता हूं कि वो भी नाकाम रहेगी। ठीक है, और क्यों नाकाम रहेगी? ठीक है, इस पे जाहिर है अमेरिका जो है उसे अब पसपा होना है। हर सुपर पावर की, हर आलमी ताकत की एक उम्र होती है। अमेरिका की उम्र पूरी हो चुकी, अब उसमें कितने बरस लगेंगे ये हम नहीं कह सकते। एक सुपर पावर की हैसियत से वो एक आम मुल्क बनने में उसको कितना वक्त लगेगा और क्या अंदर भी कोई शिकस्त व रेख्त होगी, अभी हम ये दावा नहीं कर सकते हतमी तौर पर। और ये अखबार नवीसों का काम भी नहीं है इतनी गहरी सतह पर तजिया करना, ये थिंक टैंक्स का काम है। लेकिन अभी इस पे तो कोई ज़्यादा काम नहीं हुआ दुनिया में। चीन आगे बढ़ता जाएगा, वो पीछे हटते जाएंगे। चीन के पास सरमाया दुनिया को देने के लिए बहुत ज़्यादा है, उनके पास डॉलर है, जितने डॉलर चाहें छाप सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है। वो कांग्रेस हमेशा उन्हें इसकी इजाज़त दे देती है, इजाज़त तो लेनी पड़ती है, मगर कांग्रेस को क्या एतराज़ है। तो अभी ये जिस दिन डॉलर वाला किस्सा ख़त्म हो गया, उस दिन अमेरिका भी अपने अंजाम की तरफ रवाना हो जाएगा। सही, ठीक है। लेकिन हारून साहब, ये पूरा किस्सा है ये S-400 मिसाइल का है। पिछले बरस तुर्की ने ये मिसाइल खरीदे थे रशिया से, तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदियां आयद की थी। अब भारत कहता है कि हमें चाइना के साथ खतरा जो है उससे निपटने के लिए ये मिसाइल दरकार है। अब भारत के हवाले से क्या कोई पाबंदियां नहीं लगाई जाएंगी अमेरिका की तरफ से? कोई पाबंदी नहीं लगा सकते, भारत पे नहीं लगा सकते। इतनी बड़ी मार्केट है, फिर वो उनके हलीफ हैं चीन के खिलाफ, और बैरुल काहिल में और इसमें बहर हिंद में हुक्मरानी के लिए उन्हें ज़रूरत है उनके ताबन की। इसी तरह जापान अगर कोई ऐसा फैसला करे, जापान तो नहीं कर रहा है ऐसी कोई चीज़, क्योंकि वो तो कोई आर्मी है ही नहीं उनकी, कोई इस वक्त कोई इस तरह की सूरत हाल नहीं है। न इन पे लगा सकते हैं, न जापान पे लगा सकते हैं। कल फर्ज कीजिए बरतानिया कर ले, यूरोपीय यूनियन ने किया ना जी मुआहदे चीन से इन्वेस्टमेंट के, तो क्या यूरोपीय यूनियन पे क्या पाबंदियाँ वो लगा सकते हैं? वो वक्त गुजर गया। वो देखिए 1990 में जब वो कह रहा था ना, रूसियों की वापसी के बाद 1991 में सीनियर बुश कह रहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, और वो फलसफी उनका क्या कह रहा था? एंड ऑफ हिस्ट्री, तारीख ख़त्म हो गई। कमाल है जी, होकोयामा क्या नाम था उसका, तारीख ख़त्म हो गई, अब दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम होगा। तो उस वक्त जब हम जैसे लोग ये कह रहे थे कि भाई ये इंसानी जबिलतें नहीं बदलती और तगय्युर जो है वो एक दायमी कानून है, हमेशा दुनिया बदलती रहती है और बदलती रहेगी। ज़रूरी नहीं है कि ये सरमायादाराना निज़ाम इसी तरह रहे और ये ज़रूरी नहीं है कि गालिब रहे। तो उस वक्त लोग इसको कोई संजीदगी से नहीं लेते थे। दुनिया बदल रही है और दुनिया बदलती रहती है। तुर्की एक छोटा मुल्क है, निस्बतन कमज़ोर मुल्क है, फिर सबसे बड़ा उनका जुर्म यह है कि वो मुसलमान है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि एक ज़माना वो था कि अमरीकियों को खराज अदा करना पड़ता था, उस्मानियों को। टैक्स नहीं मैं कह रहा, खराज कह रहा हूँ। उनसे बाकी मुल्कों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा किराया वो वसूल करते थे, उनके बहरी जहाज जब वहाँ से गुजरते थे। तो वो एक तरह का खराज ही था। उन्होंने उस्मानी सल्तनत को तोड़ दिया मगरब ने मिलजुल कर, सब ममालिक ने। और इसके बाद तुर्की जो है कमज़ोर हो गया। अब तुर्की उभर रहा है दोबारा,
सही। और जितने अच्छे बेहतर फैसले करेंगे उतनी तेजी से वो तरक्की कर सकते हैं। उनकी अपनी भी, तुर्की में भी कंट्राडिक्शंस तो हैं, तो इसलिए उस पर तो पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, मगर उसका साइज तो छोटा है और इंडिया का साइज उसके मुकाबले में बहुत बड़ा है। और तुर्की बावजूद नेटो में शामिल होने के उनका वैसा हलीफ तो नहीं है जैसा इंडिया है। इंडिया के मफादात तो अमेरिका के साथ वाबस्ता हैं बहुत सारे, और अमेरिका के इंडिया के साथ वाबस्ता हैं, तो बाहमी मफादात का रिश्ता होता है। इकबाल ने कहा था, बहरे तकसीम कबूर अंजुमन साख्तान, ये सेकेंड वर्ल्ड वार से बहुत पहले उन्होंने कहा था कि लीग ऑफ नेशंस जब बनी थी कि ये कब्रों की तकसीम के लिए तो ये तंजीम बनी है। तो ये कौमों के मफादात होते हैं जहाँ सूट करता है। उसूल नाम की कोई चीज़ बैनुल-अक़वामी सियासत में नहीं होती, वैसे नेशनल पॉलिटिक्स में भी नहीं होती, बहुत कम कोई उसूलों की पैरवी करता है। ठीक है, आपने छोटे मुल्क की बात की, एक और छोटा मुल्क बांग्लादेश, उसकी बात कर लेते हैं। अरुण साहब, उसके बजट और उसकी दीगर मामलात में बात करूंगी। एक आम सा सवाल ये है, क्या ये वाकई बात सच है कि इंसानी तरक्की के जितने भी आशारिये हैं उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से कहीं ज्यादा आगे है? थोड़ा सा आगे। बांग्लादेश तो इतना आपसे आगे है कि आप उसका तसव्वुर ही नहीं कर सकते। यहां तो बांग्लादेश के बारे में लिखा ही नहीं जाता। आपके रिजर्व्स कितने हैं इस वक्त? $13 बिलियन। बांग्लादेश के कितने हैं? $43 बिलियन। 42, 43। आपकी एक्सपोर्ट कितनी है टेक्सटाइल की? मेरे पास फिगर नहीं है इस वक्त, $15 बिलियन की होगी, तो उनकी कोई $40-45 बिलियन की है। एक पौधा कपास का नहीं उगता, एक पौधा। और कोई टेक्सटाइल मिल अगर थी तो वहां पे तो उस वक्त जो मगरबी पाकिस्तान था यहाँ के लोगों की थी। सही। और कोई बड़ा कारोबारी खानदान नहीं था, उन्होंने ठीक पॉलिसियां इख्तियार की। देखिए 1971 के फौरन बाद बांग्लादेश में बुनियाद रख दी गई एक प्रॉपर निज़ाम की, हादसात भी होते रहे, फौज भी टेक ओवर करती रही, लेकिन वो निज़ाम चलता रहा। सरमायाकारी की को यानी हौसला अफजाई की गई। पाकिस्तान में उसके बरक्स क्या हुआ? पाकिस्तान में भुट्टो साहब ने, उनका कंट्रीब्यूशन भी है, उसका भी मैं जिक्र करता हूँ, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने तमाम जो बड़े सरमायाकार थे उनके पासपोर्ट ही आते ही जब्त कर लिए। ठीक, पासपोर्ट ही जब्त कर लिए। और जो बड़े बिजनेसमैन में से एक थे दाऊद इब्राहिम रज़ाक, दाऊद के दादा, उनको तो गिरफ्तार कर लिया और उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, जाफर ब्रदर्स, इत्तफाक फाउंड्री, CM लतीफ़ की बटाला इंजीनियरिंग, जो एक बहुत ही अहम अदारा था, मैं आपको अर्ज करता हूँ कि क्यों अहम अदारा था। अच्छा, इस्फहानी और वगैरह वगैरह जितने भी है, दादा ग्रुप, ये सब लोग जो हैं इंडस्ट्री टेक ओवर कर ली, बैंक टेक ओवर कर ले, इंश्योरेंस कंपनियां टेक ओवर कर ली। और डॉक्टर मुबश्शिर हसन मरहूम बताते थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ऑन करने का इरादा रखते थे। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी ऑन कर ली होती तो बिल्कुल कोलैप्स ही हो जाता। पहले ही साल में जो है वो आधे से ज्यादा नुकसान हो चुका था। अब वो सरकारी मुलाजम हो गया, वर्कर जो हैं, तो सरकारी मुलाजमों को काम करने की क्या जरूरत होती है जी? सही। कभी दुनिया में सरकारी मुलाजमों ने भी कभी कोई इंडस्ट्री डेवलप की है या कोई कारोबार चलाया है? ये तो जनाब रिसालत माब का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि कारोबार हुकूमत का काम ही नहीं है। और ये ऐसी बात नहीं है कि भुट्टो साहब समझते नहीं थे, समझते थे, नहायत ज़हीन व फतीन आदमी थे। देखिए ना, एटमी प्रोग्राम किसने बनाया, किसने शुरू किया? ये समंदर पार जो पाकिस्तानी गए हैं, ये इसके लिए फैसिलिटेट किसने किया? इसके लिए सहूलतें किसने मुहैया की? आइन किसने बनाया? और इंडिया के साथ कामयाब मुज़ाकरात किसने किए? सब उन्होंने किया था ना। तो नहायत ज़हीन पढ़े लिखे आदमी थे, दुनिया को समझते थे, सियासत की हरकियात को समझते थे। लेकिन ये सब काफ़ी नहीं होता। असल चीज़ खुलूस है, इसार केशी है। एक लीडर जो है उसके लिए अपनी ज़ात अहम है या मुल्क और कौम अहम है। पाकिस्तान तोड़ने में उनका किरदार था, ज़ाहिर है याह्या खान का ज़्यादा था, शेख मुजीबुर रहमान का भी था, मगर इन्होंने भी उसमें पूरा हिस्सा लिया जितना ले सकते थे, क्योंकि ये चाहते थे मुल्क टूट जाए। और मगरबी पाकिस्तान में इनको तो हुकूमत नहीं मिल सकती थी, इनको हुकूमत मिल सकती थी सिंध की और पंजाब की, और उस पर ये कनात करने के लिए तैयार नहीं थे। सही। तो अब ये जो नारे लगाए थे, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि मोदी जो नारे लगा रहा है
उसके नतीजे में वो पीछे अब हट नहीं सकेगा, पॉपुलर पार्टी वही है, उसके नतीजे में इंडिया टूट जाएगा एक दिन। 20 साल में टूटे, 30 साल में टूटे, 40 साल में, ये तो हम नहीं कह सकते जी। क्योंकि ये इतनी पेचीदा चीज़ें होती हैं कि इसमें मुद्दत का तयन कोई भी नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा कोई थिंकर भी नहीं कर सकता, एक आम अखबार में का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वो अपने नारों के कैदी थे, उन्होंने कारकुनों को खुश करना था, वोटरों को खुश करना था, अपने हामियों को खुश करना था। जैसे इमरान खान साहब अपने हामियों को खुश करने के लिए हर वक्त एहतसाब पे तकरीर करते रहते हैं, फिलासफर भी बन गए हैं, मुफक्कर भी वही हैं, दुनिया के अजीम तरीन लीडर भी वही बन गए हैं, और थिंक टैंक की भी ज़रूरत नहीं है उनको, वो अकेले ही थिंक टैंक है। तो वो उन्होंने कारोबार को तो बर्बाद करके रख दिया। पाकिस्तान तो यकीन के साथ सारी दुनिया में कहा जाता था कि ये एशियन टाइगर बनेगा, और एशियन टाइगर की तो इस्तिलाह ही पाकिस्तान के लिए बनी थी, या जापान था। और ये बाकी रियासतें जो हैं यानी सिंगापुर, मलाइशिया वगैरह, ये तो बहुत बाद में उभरी हैं, कोरिया भी बहुत बाद में उभरा है। तो वो ये आली जनाब का कारनामा था। अब प्रोपेगेंडा एक ऐसी चीज़ है कि साबित किया जाता है कि उनके दौर में तो बड़ा कमाल हो गया था और पाकिस्तान ने ये कर दिया था और वो कर दिया था, फलां कर दिया। पॉलिसी उन्होंने ठीक बनाई, ठीक, ये समंदर पार पाकिस्तानी के जाने की, मगर ज़्यादा लोग भुट्टो साहब के ज़माने में नहीं गए, ज़िया-उल-हक के ज़माने में गए। अच्छा। और फिर उसके बाद भी जाते रहे, क्योंकि उस वक्त तो मिडिल ईस्ट में ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं थी। लतीफ़ा ये है कि जागीरदारी ख़त्म नहीं की उन्होंने, यानी जागीरें उसी की उसी तरह रहीं, और जो ज़मीनें वापस ली गई वो पंजाब में वापस ली गई, कुछ पख्तूनख्वा में ली गई, और बलूचिस्तान में तो कबायली निज़ाम था, वहाँ तो कोशिश के बावजूद नहीं ले सके, और सिंध में बिल्कुल नहीं ली गई, बराए नाम कहीं दिखाने के लिए 1%, 2%, ठीक, और दूसरे लोगों की ली गई। तो वहाँ से जो बर्बादी की बुनियाद रखी गई तो वो एतमाद ही ख़त्म हो गया। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि कोई फैंसी ग्रुप की मेरा ख्याल है 41 फैक्ट्रियाँ थी, उसके बाद उन्होंने सिर्फ एक फैक्ट्री लगा। अच्छा। रज़ाक दाऊद के दादा जो है वो चले गए अमेरिका, और वहाँ उन्होंने ऑयल कंपनी बनाई। अच्छा। अमेरिका में रेशो जो है वो, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तेल के कुओं की खुदाई में 1 और 7-8 का है, ये हो सकता है कि मुझे गलती लग रही हो। बहरहाल उन्होंने 100% उनकी कामयाबी थी, उन्होंने 6 कुएं खोदे और 6 में तेल निकल आया।